नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है। इसी साल यहां चुनाव होने हैं और देश की सबसे भरोसेमंद सर्वे एजेंसी सी वोटर का ओपिनियन पोल आ गया है। हिमाचल का गणित यह कहता है कि यहां सत्ता स्विंग होती है। 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी। और हमारे साथ सी वोटर से जुड़े हुए हैं अजीत जी, हमारे साथ हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। इनसे कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जैसा कि सर मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता स्विंग करती है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 30 वर्षों से ये इतिहास रहा है कि सत्ता जो है कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। और लेकिन इस बार जो पोस्ट अगर हम लोग करें तो पोस्ट मोदी एरा और पॉलिटिक्स, ये चीज़ एक नई चीज़ आई है, क्योंकि उसके बाद कई मिथक टूटे। उत्तर प्रदेश की अगर इलेक्शंस देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले जो कास्ट का जो बहुत डायनेमिक्स हुआ करता था, उसमें बोलते थे लोग कि 20% यहाँ पे दलित हैं, 22% के आसपास, 18% मुसलमान हैं, 9% यादव हैं, 50% तो ऐसे ही बीजेपी के अगेंस्ट हैं, ये वो। लेकिन वो मिथक टूटे हैं। वो अपार्ट फ्रॉम जैसे हर वोटर्स होते हैं उसके कास्ट तो होते हैं, लेकिन वोटर्स जो है वो कुछ उसमें जो है रेशनल वोटर्स होते हैं, उसमें ट्रेडिशनल वोटर होते हैं। उसमें जो है जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेडिशनल होगा, अगर कोई अगर किसी एक वैश्य है तो वैश्य हो सकता है कि कुछ ट्रेडिशनल पार्टी बीजेपी के भी ट्रेडिशनल वोटर हों, कुछ कांग्रेस के भी हों, कुछ सपा के भी हों, बसपा के भी हों, इस टाइप से होते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक स्लॉट में जो है कास्ट को कहीं पे कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मोदी के बाद, जब मोदी के आने के बाद जो 2014 के हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, वो थोड़ा सा ट्रेडिशन, वो पुराने जो ट्रेंड्स थे उसको चेंज किया है। और अब जो है वही ट्रेंड्स देखने को यहाँ भी मिल रहे हैं। जो जयराम ठाकुर का जो पूरा टेन्योर है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपके सर्वे में भी बहुत ज़्यादा झलकता होगा। पॉपुलैरिटी के हिसाब से जस्ट अगर 35-30% के आसपास जो है वो जयराम का सेटिस्फैक्शन बेस्ट है, तो वहाँ मोदी का अगर कंपेयर करेंगे तो 66% है। तो जो इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे हम लोग जी, मुख्यमंत्री के चेहरे। हाँ, तो इस बार जो है वो जो है सबसे बड़ा जो वो है, मतलब बड़ा जो एक फीचर जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि फिर से बीजेपी रिटर्न कर रही है। जो वो 30 साल का जो लगातार ये ट्रेंड्स चलता था कि एक बार बीजेपी एक बार, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि देखिए दोनों पार्टियों में गुटबाजी है। बीजेपी में भी गुटबाजी है, पहले शांता कुमार या प्रेम धूमल में आपस में गुटबाजी होता था और भी छोटे छोटे ग्रुप होते थे। इस पे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा आंकड़ा हम समझ लेते हैं। जो सी वोटर का सर्वे है, सबसे भरोसेमंद सर्वे ये कहता है कि सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला है। बीजेपी के खाते में 45% वोट शेयर है, कांग्रेस के पास 34% है, आम आदमी पार्टी के पास 10% वोट शेयर जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में जो वोट शेयर है वो 11% है। आम आदमी पार्टी के पास 10% वोट शेयर। इस बात पे गौर कीजिएगा। ये जो है ये आंकड़े मुझे थोड़े से चौंका रहे। आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर भी वोट शेयर 10%। देखिए, नो डाउट जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है। उसके जो कार्यकर्ता हैं बड़े लगन के साथ दिन रात काम करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, और वो लोग सारे टेक्नोलॉजीज़ और सारे जो परसेप्शन मैकेनिज्म है वो सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है जब अनूप केसरी जो है उनके प्रेसिडेंट थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ। उसके बाद फिर उसके साथ सतीश ठाकुर जी भी थे, पूरा मतलब एक विंग था उनके साथ जो छोटे छोटे नेता थे। उसके बाद सत्येंद्र जैन का एपिसोड हो गया। हाँ। जो इंचार्ज थे हिमाचल के। तो एक तरह से जो जिस उफान में पहले थी वो अचानक डिरेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका। लेकिन फिर भी जब पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो जो लोग हर जगह पे ये उम्मीद जगती है, हर आदमी एंटी इनकम्बेंसी हो रहा है। एक फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को इसका भी मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वोटों का डिवीजन हो रहा है। तो एक बड़ा चंक जो है, जो लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ट्रेडिशनल फोर्स से नाराज हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं अगर ऑप्ट करता हूँ आम आदमी पार्टी तो हमको फ़ायदा होगा। दूसरा, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो फ्रीवीज पे बहुत ज़्यादा जिनको वो अच्छा लगता है,
वो जो इकोनॉमिकली क्लास अगर आप कह लीजिए तो उसको अगर स्ट्राटा में डिवाइड करेंगे तो अक्रॉस द कास्ट जो इकोनॉमिकली पुअर हैं उनको लगता है कि भाई बिजली माफ़ हो जाएगी, ये उन लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उस अट्रैक्शन की वजह से एक वर्ग जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकिन पसंद कर रहा है। बीजेपी के पास वोट शेयर 45% है, कांग्रेस के पास 34% है, आम आदमी पार्टी के पास 10% है। यानी आम आदमी पार्टी का जो वोट 10%, अगर ये कांग्रेस को मिल जाए तो 34, 10, 44 हो जाते हैं। यानी कांग्रेस जो है बीजेपी को पछाड़ सकती है या फिर नहीं, पछाड़ नहीं है। लेकिन ये जो 10% जो आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर है, ये जो वोटर है कहां से लेकर आए? क्या इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा है, क्या आम आदमी पार्टी को तोड़ा है? ये दोनों आदमी देखिए, किसी पार्टी इसका ज़्यादा जो चंक है, ज़्यादा जो हिस्सा है वो कांग्रेस का ही है। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था, जो अगर इस हिस्से में अगर हम एक रेशनल तरीके से, हाँ नुकसान, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो वो कांग्रेस में शिफ्ट करती, और उसका डिवीजन 2 जगहों पे हो रहा है। तो किसी भी तरह से बाय एंड लार्ज जो है फायदा तो भाजपा को इससे हो रहा है। अच्छा, अगर पुराने आंकड़े की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है, जिसमें 44 सीट बीजेपी के पास है, वहीं 21 सीट कांग्रेस के पास है। और जो हमारा सर्वे कहता है, जो ओपिनियन पोल कहता है, इसमें थोड़ा सा कम अधिक प्लस माइनस हो सकता है, उसके अनुसार इस बार बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिलने वाली हैं, वहीं कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। तो सर, ये जो कांग्रेस इस बार 21 से 29 सीट, कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम कई मुद्दे हैं, फिर भी कांग्रेस जो है बीजेपी को पीछे नहीं कर पा रही है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये हमेशा कोई भी सर्वे करते हैं तो बेरोजगारी एक मुद्दा उभर कर आता है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा है। और सीएम जो फेस है उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गुटबाजी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी 4-5 कैंडिडेट्स हैं और कांग्रेस यूनाइटेड नहीं है। जो यूनिफाई करने का जो फैक्टर था वो वीरभद्र सिंह में था। वीरभद्र सिंह सारे जो जितने भी छोटे और बड़े आपस में जो समन्वय और जो संतुलन बना के रखना होता था, उसमें दिग्विजय सिंह, ये वीरभद्र सिंह जी माहिर थे, सॉरी। और वीरभद्र सिंह के प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ जाते थे, सभी लोग। अभी प्रतिभा सिंह अलग हैं, ठीक है, अलग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री अलग हैं, सुखू अलग हैं, सुखविंदर सिंह सुखू, और कई छोटे छोटे 3-4 लोग हैं जो सभी लोग ये चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रेस में है। अगर सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं तो पीछे से जाहिर कर रहे हैं। एम्बिशन ज़्यादा है, एम्बिशन का क्लैश हो रहा है, और कोई यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है जो यूनाइटेड करके कांग्रेस को रख सके, वो नहीं है, इसलिए कांग्रेस में ज़्यादा है। जबकि वही उलट जब बीजेपी में भी है, बीजेपी में गुटबाजी है, शांता कुमार हैं, प्रेम कुमार धूमल हैं, और कई भी हैं, खुद सीएम का गुट हो गया अलग, नड्डा जी का गुट हो गया। नहीं, सेंट्रल लीडरशिप मजबूत है। सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होने से जो है वो फ़ायदा मिलता है, ये कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुटबाजी नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अभी ये लगता है कि भाई सेंट्रल लीडरशिप इधर कमज़ोर हुई है, तो इनको लगता है कि मेरा क्या कोई बुरा करेगा। अच्छा, नवंबर 2021 में जो उपचुनाव हुए थे, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, विधानसभा की 3 सीटों पर, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जहां से प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीता था, यानी कि सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार क्यों अलग दिख रहा है? देखिए, उस समय में जीत सही आप ये आप सही बात बोल रहे हैं कि जो 3 चुनाव हुए थे, 3 विधानसभा के चुनाव हुए थे, और एक जो है मंडी लोकसभा सीट का हुआ था। तो मंडी लोकसभा सीट पूर्ण रूप से सहानुभूति की सीट थी। वो वीरभद्र सिंह का देहांत हुआ था और सहानुभूति की वजह से वो सीट मिल गया, जिसका एक तरह से देखें तो अगर उलट कहें तो उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार सिंपैथी लोगों ने जताया है उनसे। अब दूसरी बार कितना उसका वो होता है, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट पे ही पता चलेगा कि कितनी सहानुभूति मिलती है, लेकिन सहानुभूति था। और 2 सीटें जो है कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट थी। एक जो जुबल कोट खाई था, वो सीट पे रिफ्ट हुआ था, रेबल फैक्टर की वजह से बीजेपी हार गई थी। जो रेबल था वो कैंडिडेट अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। अच्छा। तो उसने वो जो एक्सरसाइज है, जब एंटी इनकम्बेंसी उनको दिखा, मंडी के सहानुभूति के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी रहा होगा, क्योंकि वो अच्छी मंडी का बहुत बड़ा, मतलब कि भारत का जो है वो दूसरा क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है मंडी। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शंस था।
यहाँ परसेप्शन मेकिंग में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बीजेपी उसको, कांग्रेस उसको नहीं भंजा पाती है, बीजेपी भंजा लेती है। अब खीमीराम जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और वो कांग्रेस में शामिल हुए, कोई परसेप्शन नहीं बना, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई खबर कोई नहीं आई। जबकि अभी जो है हर्ष महाजन जो है वो कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं, हालांकि उनके जैसा 5-6 बड़े नेता, 7-8 बड़े नेता रंग के होंगे, लेकिन परसेप्शन मेकिंग में बीजेपी उनसे माहिर थी। अभी किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी आप खंगाल के देखिएगा तो आपको सीधा आपको हर्ष महाजन वाला न्यूज़ आपको मिल जाएगा, और उससे क्या नुकसान हो रहा है क्या। तो एक परसेप्शन बनाने में एक तरह से कहिए तो बहुत ज़्यादा माहिर है बीजेपी। दूसरा है कि 2 विधायकों का छोड़ना, उसके बाद 2 विधायकों का उनका छोड़ना। पवन काजल जो है वो खुद विधायक है वहाँ से, कांगड़ा से, ठीक है, और एक जो है लखविंदर सिंह जो है वो एक उसके नीचे सीट है, एक मैं ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ से छोड़ा उन्होंने। और वो दोनों विधायकों का छोड़ना, कई लोग और छोटे रंग के हैं वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ की उसके बाद फिर जो है आप हर्षवर्धन का कार्यकारी प्रेसिडेंट होना आप छोड़ रहे हैं, तो एक परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उसमें बिखराव की स्थिति है, आपसी समन्वय नहीं है, परस्पर सम्मान की भावना नहीं है आपस में, और वो एक बिखराव की स्थिति से विश्वसनीयता ग्राउंड पे कम हो रही। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसको लेकर अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो क्या इसका कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी जारी कर दिया था, और हर जगह पे, और फिर लास्ट में बदलते भी हैं। कोई भी छोटी पार्टी जब होती है तो छोटी पार्टी अपने आप को का विस्तार और विकास करने के लिए पहले से कैंडिडेट देती है, भले ही हार जाएं तो वो प्रचार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इसके लिए। अभी तक, मतलब आज के डेट तक, एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय आम आदमी पार्टी जो है इतना ज़्यादा इनरोड कर रही। 0 to 1 है, अगर हो सकता है 1 सीट जीत जाए, हो सकता है 0 हो जाए, बाई डिफ़ॉल्ट कोई सीटें जो है रेबल फैक्टर में जीत जाए। अभी फिर फिलहाल जो है 1 से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सी वोटर ने लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो 46% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 9% लोग मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, 14% लोग बुनियादी सुविधाओं को मुद्दा मानते हैं, 4% लोग कोरोना में किए गए काम, 5% लोग किसानों का मुद्दा मानते हैं, 3% लोग कानून व्यवस्था, 9% लोग भ्रष्टाचार, 3% लोग राष्ट्रीय मुद्दों को हिमाचल चुनाव में देखते हैं कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा लोग मान रहे हैं, 9% लोग महंगाई को मान। देखिए, मैं अगर 20 साल से देखूं, 20 साल से मैं ये सर्वे का कार्य कर रहा हूं और एजेंसी से जुड़ा हुआ हूं। आप इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कोई मेथोडोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आप 50 लोगों से ऐसे जाके कहीं पे पूछिएगा तो उसमें से 15 लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ी। ये महंगाई और बेरोजगारी जो है, महंगाई को मुद्दा बताने वाले लोग बहुत कम है। हाँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 9% लोगों ने कहा कि महंगाई को मुद्दा माना है। हाँ, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं भी मानता हूँ। जो मेरे सैंपल होंगे जिस साइज़ में, जहाँ पे गया होगा, जिसमें गया होगा, तो वहाँ पे उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा होगा। लेकिन महंगाई अक्रॉस द पूरे, अगर पैन इंडिया का पर्सपेक्टिव में बातचीत करें तो महंगाई, देखिए वहाँ पे कृषक, बागवानी करने वाले लोग हैं और पढ़े लिखे हुए लोग हैं। वो जानते हैं कि भाई बेरोजगारी किस कारण से, महंगाई किस कारण से है। आप मुझे एक बता दीजिए कि महंगाई के कारण पूरे भारत में अभी तक के चुनाव में एक सुषमा स्वराज जी का सरकार छोड़ के और कौन सी सरकार ऐसी है जो गई महंगाई की वजह से? बस एक ही सरकार का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी तक के 70 साल के इतिहास में, चुनावी इतिहास में, महंगाई को लेकर, हो सकता है महंगाई कॉम्बो यूज़ हो जाए, करप्शन को लेकर महंगाई को एक साथ कॉम्बो करके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलोन महंगाई एक, मुझे जहाँ तक याद है वो सुषमा जी की जो सरकार थी, जो शीला दीक्षित जी रिप्लेस की थी, वही एक महंगाई पर एक चुनाव लड़ा गया था। उस समय में प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी, शायद उस समय में आप बहुत बच्चे रहे होंगे। सी वोटर ने लोगों से ये भी पूछा कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। 33% लोगों ने उसको अच्छा बताया है,
30% लोगों ने कहा है कि औसत है, ठीक ठाक है। वहीं 37% लोगों ने कहा है कि काम खराब है। यानी खराब बताने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका असर सीटों पर और वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिख रहा है। हमारे साथ अजीत शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, राज्य सरकार के कामकाज को आप कैसा देखते हैं? देखिए अभी जस्ट अगर 37% लोगों ने कहा कि काम खराब है, फिर भी वो वोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी आपने बहुत ही मैं एक बहुत ही सटीक एग्जांपल देता हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कामकाज इतना खराब था कि 3 मुख्यमंत्री को बदला गया। तीसरे मुख्यमंत्री जिनको बदला गया वो भी चुनाव हार गए, और उसके बाद फिर जो है बीजेपी वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ गई। तो मैंने पहले आपको सबसे शुरुआत में जब मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने बोला कि अब हम लोग को परसेप्शंस जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो ओपिनियन पोल करते हैं, पोलस्टर्स हैं, या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये बात, चाहे वो पत्रकार वगैरह जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो ये अब उन लोगों को इलेक्शन के बारे में जांच परख करने के लिए उनको एक क्लाउज लगा देना चाहिए, पोस्ट मोदी एरा। ठीक है, उसके बाद जो मोदी के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत सारे मिथक ध्वस्त हुए हैं। 2014 के बाद मैं बहुत सारे इलेक्शंस देख रहा हूँ जो जातीय गणना या जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बारे में बोला जाता था, या जहाँ पे बार बार होता था, ये सारे मिथक कई बार टूटे हैं। अब आपका सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। 37% लोग कह रहे हैं कि सरकार का कामकाज खराब है, लेकिन फिर भी जब वोट शेयर देखते हैं, सीटों की संख्या देखते हैं, तो वहाँ बीजेपी आगे है। माने अच्छा बताने वालों से ज्यादा संख्या उनकी है जो काम को खराब बता रहे हैं। देखिए, लेकिन फिर भी वो वोट देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी, आप इवन जाके अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, अगर उनसे भी, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनसे भी अगर आप सर्वे करके पूछेंगे तो आपको बोलेंगे कि भाई वो संतुष्ट नहीं है सीएम से, जयराम ठाकुर से संतुष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे दो बाईपोलर में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आप देखिए, अभी 2019 के इलेक्शन में 69% वोट आया था बीजेपी को, और जो असेंबली इलेक्शन था 2017 का, उसमें 48% के आसपास वोट आया था। तो वोट शेयर जो है अभी भी, अगर हम ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं, अगर 45% के आसपास दिखा रहे हैं, तो अभी भी जो है एक बहुत बड़ा वोट शेयर जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पक्ष में है। आज के दिन कॉम्बो है। देखिए, मोदी की लोकप्रियता जो है उसको भी नकारा नहीं जा सकता, सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी को। आप ये जो बात कह रहे हैं ना, वो इस सर्वे में भी दिख रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री के काम को 33% लोगों ने अच्छा बताया है, और खराब बताया है 35% लोगों ने, यानी कि ज्यादा लोगों ने खराब बताया है। लेकिन पीएम मोदी के अगर काम की बात की जाए तो 66% लोगों ने अच्छा बताया है, और खराब बताने वाले 19% हैं। यानी कि जो आप कह रहे हैं पीएम मोदी की लोकप्रियता की, जो आपने बात करी, साफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री को नकार रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को स्वीकार रहे हैं। देखिए, मोदी की वजह से ही सेम चीज़ें हैं। मैंने आपको उत्तराखंड का बहुत ही सटीक एग्जांपल दिया कि उत्तराखंड की इतनी लचर व्यवस्था थी कि बार बार सीएम बदला जा रहा था, और लास्ट में सीएम भी पॉपुलर नहीं थे, वो हार गए। लेकिन बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। जो इंदिरा एरा था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो वो यहाँ से आला कमान जो है वो देते थे, और वहाँ चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाता था। तो वो उसी तरह का एक रिटर्न है, जो जहाँ पे कि सीएम जो है, पहले एक बीच में एक समय आया जब सीएम के कामकाज के आधार पे उसे रिपीटेशन मिलता था। रिपीट अगर करते थे, वो अच्छा काम किए, पॉपुलर हैं, जो लोक लुभावन योजनाएं चला रहे हैं, अच्छे से मॉनिटरिंग हो रहा है, तब वो रिटर्न होते थे, उनकी छवि पे रिटर्न होते थे। लेकिन अब जो है एक ये हो गया है कि थोड़ा अगर खराब भी उनका कामकाज है, तो मोदी जी के सहारे वो जो है उनके तो मतलब सवारी करके और वो आगे बढ़ जाए। हिमाचल बीजेपी मोदी भरोसे है, कह सकते हैं, जयराम भरोसे नहीं है। नहीं, देखिए वहाँ और बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आप ये अनुराग ठाकुर जो है, एक वो भी एक बड़े नेता माने जाएंगे। बहुत यूथ फॉलोइंग खूब है उनकी। हाँ, यूथ फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, और कई छोटे छोटे मतलब कि ऐसे नेता छत्रप टाइप के हैं जिनका 7, 8, 10 विधानसभा क्षेत्रों पर, ऐसे तो 68 सीट ही हैं, जिसमें 17 सीटें हैं वो एससी रिजर्व हैं और 3 एसटी रिजर्व हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ये भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में ये लोग
इनको भी पुश कर सकते हैं, अनुराग ठाकुर को भी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा असंतोष देखने को मिलता तो है। अनुराग ठाकुर के सीएम बनने की संभावना है? मैं एक कयास बता रहा हूँ, जो चर्चा है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कि चर्चा क्या, वही जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, कि लास्ट मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी शायद उनको सीएम बना सकती है, ये भी हो सकता है। चुनाव से और पहले, वो चुनाव के बाद? चुनाव के बाद बनाए या चुनाव के पहले बनाए, लेकिन अगर वो चुनाव के पहले बनाएगी तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। चेहरा सीएम बनाना, सीएम का चेहरा, हाँ, सीएम का चेहरा बनाने पे ज्यादा फायदा होगा अनुराग ठाकुर को बनाने में, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इनसे ज़्यादा है। और जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है नेचुरली, वो तो हर जगह पे आप कितने भी लोग रहें, कितना भी आप इवन आप सोने का सड़क बनवाते हैं तब भी ऐसी स्थिति बनी है। जैसा कि आपने बताया कि जयराम ठाकुर से ज़्यादा प्रसिद्धि अनुराग ठाकुर की है, तो आइए देखते हैं सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। इस सर्वे के अनुसार सी वोटर ने लोगों से पूछा कि सीएम की पसंद कौन है, सीएम का चेहरा कौन होगा। तो जयराम ठाकुर को पसंद करने वाले लोग हैं 32%, वहीं 20% लोगों का मानना है कि अगला सीएम अनुराग ठाकुर को बनाना चाहिए। 15% लोग कहते हैं कि प्रतिभा सिंह बने, 5% लोग मुकेश अग्निहोत्री, और 9% लोग कहते हैं कि अगला सीएम आम आदमी पार्टी का हो। देखिए, जब मैंने कोई सर्वे की बात नहीं की, मैंने बोला कि कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और मैंने ऐसी संभावनाएं व्यक्त की कि अगर उन्हें बनाया जाता है तो वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे। और वो जैसे लेकिन लोगों की पहली पसंद अभी भी जयराम ठाकुर बने हुए हैं इस सर्वे के अनुसार। देखिए, अगर जैसे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्शन दिया हुआ है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम जयराम और अनुराग ठाकुर की हम तुलना करें, जयराम अभी अनुराग ठाकुर है नहीं, मैंने ये ऐसी संभावनाएं व्यक्त की हैं। मैंने कोई ये सर्वे पे नहीं आपको बताया है, सर्वे पे नहीं बताया, मैंने ऐसी संभावनाएं व्यक्त की हैं कि वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे अगर वो चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ऐसी कयास है, ऐसी चर्चाएं हैं पॉलिटिकल जगहों पे, बीजेपी के राजनीतिक गलियारे में, या जो सिंपैथाइज़र हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के बीच में, कि अगर जयराम ठाकुर को बनाया जाता है तो वो ज़्यादा इनसे पॉपुलर होंगे। क्योंकि आपने जब पॉपुलैरिटी की बात की थी तो इंटरनल मंथन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी मेकर अलग, सब लोग हमेशा चिंतन मनन करते रहते हैं। अगर कोई पार्टी अगर लगातार जीत रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेहनत, बहुत बड़ा एक टीम वर्क भी काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा टीम काम करता है, ऐसा कुछ, हाँ, बड़ी टीम है। एक ऐसा ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ जो है मोदी की लोकप्रियता के साथ ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त की जाती हैं। अब मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आपने बोला उस समय में एंटी इनकम्बेंसी था, जिस समय में मंडी से चुनाव जीती प्रतिभा सिंह, 3 विधानसभा चुनाव थे, आप तीनों हार गए एक साथ। हालांकि 2 सीटें जो है ट्रेडिशनल थी कांग्रेस की सीट, एक सीट पर जो है बीजेपी की सीट थी जो कांग्रेस ने जीती, ठीक है। उस समय ही उन लोगों को पता चल गया था कि ग्राउंड पे जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इन लोगों ने काम किया। कांगड़ा जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा में लगभग 15 सीटें हैं वहाँ पे, और कांगड़ा एक तरफा वोट देता है। कांगड़ा के विधायक हैं पवन काजल जो है, और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस के थे, अभी जो है 2 महीने पहले वो शामिल हो गए बीजेपी में। क्या परसेप्शन किया? अगर कांगड़ा में आम ग्राउंड पे अगर लोग चेंज करना चाहते तो क्या परसेप्शन गया वहाँ पे? वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हारना जीतना एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत कम मार्जिन से, सबसे बड़ा जो अगर मार्जिन जीत हार का होगा, अगर वहाँ पे लंबा अगर कोई मार्जिन होगा तो 15,000 होगा, पिछला अगर इलेक्शंस उठा के देखिए तो कांगड़ा में 15 सीटें हैं। 15 सीटों में ज़्यादातर जब इलेक्शंस होते हैं तो वो एक रिफ्लेक्शंस करता है। जैसे शिमला रीजन में, अगर शिमला में जाइएगा तो वहाँ कांग्रेस के बहुत सारे ट्रेडिशनल सीट हैं, आरकी वगैरह है, बहुत सारी सीटें हैं, चौक हैं, वहाँ ट्रेडिशनल सीटें हैं कांग्रेस की बहुत सारी। लेकिन जो कांगड़ा है वो हमेशा पलटता लटता रहता है रोटी की तरह। तो आप अगर उस एरिया में जाते हैं, अगर वो देखते हैं आप, तो नीचे का ग्राउंड का परसेप्शन ही खराब हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो लड़ने वाली है उसके तो विधायक छोड़ के जा रहे हैं, उधर गोवा से उठ के कुछ विधायक शामिल हो रहे हैं, इधर से कोई नेता हर 4 दिन पे जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल जा रहे हैं या पार्टी से नाराज हो जा रहे हैं, कभी कपिल सिब्बल। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। तो जो पब्लिक के पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो पब्लिक के बीच में बहुत तेज़ी से जाता है,
पर्कुलेट करता है। कांग्रेस की सीएम फेस कौन है? प्रतिभा सिंह को ही माना जाए? अभी तक कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लगता क्या है वहां पे? देखिए प्रतिभा सिंह, देखिए वहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो है प्रतिभा सिंह, ये तीनों एक मजबूत ज्यादा कंटेंडर मजबूत कौन लग रहा है? वीरभद्र सिंह की देखिए, अगर कांग्रेस अगर यूनाइटेड रहे तब तो, अगर कांग्रेस यूनाइटेड होके अगर लड़े अच्छे से तब तो कोई बताया जाए। अगर कहीं प्रतिभा सिंह पद के चेहरे को लेकर कहीं गुटबाजी तो नहीं है ना? गुटबाजी है, वही तो सीएम के हम्म। फेस को लेकर ही अब मुकेश अग्निहोत्री भी चाहते हैं कि मैं सीएम बन जाऊं, ठीक है। कई उसके और नेता हैं, राणा हैं और 2-3 नेता हैं जो बार बार ये घोषणा कर चुके हैं, जो कांग्रेस का जो आधिकारिक तौर पे जो बयान है उसके अलावा उसका उल्लंघन कर चुके हैं। तो वो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पार्टी में ही कई ऐसे नेता हैं जो प्रोक्लेम्ड चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट चारों में जनता देखिए, अगर जनता के बीच देखिए, अगर आप इस चीज़ को मेरे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप पूछ रहे हैं, जो मैं गया हूँ, घूमा हूँ, लोगों से बातचीत की है, पत्रकारों से राय ली है, इसके आधार पे तो मुकेश अग्निहोत्री जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है। लेकिन पॉपुलैरिटी तभी बनती है, जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्वे में जो है पूछते हैं अगर कोई पॉपुलर है। कई बार ऐसा होता है कि सीएम कैंडिडेट के रूप में कोई आदमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो पॉपुलर है, उसके बाद वो डिलीवरी में उतना ही है, वोट भी उसी को देंगे। वोट जैसे नरेंद्र मोदी का तो ये रिफ्लेक्शंस होता है, पॉपुलर है भी और साथ साथ जो है वो वोट में भी तब्दील होता है। कई ऐसे लोग हैं, जैसे आप उत्तराखंड का, इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीएम जो बीजेपी के सीएम थे, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आती थी हरीश रावत की, और हरीश रावत अपना चुनाव ही नहीं जीत सके। वो ये होता है कि आपका कितना बड़ा नाम है, आपका कितना बड़ा कद है, छोटी पब्लिक कैसे बताया कि मंडी लोकसभा सीट से जब प्रतिभा सिंह जीती तो जीतने के पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि उनके साथ लोगों की सहानुभूति थी। सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये सहानुभूति सीएम भी बनवा देगा? देखिए, कांग्रेस कैसे अपने आप को लड़ती है चुनाव, अब तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। कांग्रेस कितना यूनाइटेड होकर लड़ती है, कैंडिडेचर सिलेक्शंस किस तरह से करती है, रेवल फैक्टर्स को कैसे बैकफायर करती है, कितने मजबूती से ग्राउंड पर जो है मुद्दों को उठाती है, इन सब चीज़ों को मुझे हम लोगों को मेरी व्यक्तिगत राय, कोई सभी पार्टियां एक जैसी हैं। मैं तो चुनाव विश्लेषण का काम करता हूँ, चाहे वो बीजेपी में जितने चुनाव होते हैं उस पर अजीत शुक्ला जी की पैनी नज़र होती है और हिमाचल के ज़मीनी मुद्दों को ये समझते हैं। आज हमारे साथ हैं। अगर हमारे दर्शक बिल्कुल आसान भाषा में हिमाचल प्रदेश चुनाव को समझना चाहें तो मैं चाहता हूं कि वो आप समझाएं। देखिए, हिमाचल का फैक्टर एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल 1 मिनट में एकदम लोग समझ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है, कांग्रेस मजबूत नहीं, दोनों पार्टियों में गुटबाजी है। ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। तो कांग्रेस को एक तरफ बिखराव के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है अपने बिखराव के साथ, दूसरा उसको आम आदमी पार्टी के एंट्रेंस की वजह से एंटी इनकम्बेंसी वोटों का डिवीजन हो रहा है, जिसका सीधा फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मिल रहा है, प्लस जो है वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो जो ग्राउंड पे दिए जा रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। जो भी केंद्र सरकार द्वारा चालू किए गए थे जो स्कीम्स, वो सब बंद नहीं हुए हैं। हालांकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और उसी का सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में मिलता नजर आ रहा है, और सर्वे में भी वही बात दिख रही है। दर्शकों को बता दें कि 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल में, अभी बीजेपी के पास 44 सीट है और जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। यानी कि जो हिमाचल का गणित था कि यहाँ सत्ता बदलती है, सत्ता स्विंग करती है, वो इस बार होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से कमल खिलता दिख रहा है। ये ओपिनियन पोल है। चुनावी नतीजों के लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कुछ महीनों का, क्योंकि कुछ महीनों में वहाँ पर चुनाव होने हैं। अजीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ें बताने के लिए। उम्मीद है कि दर्शक जो है हिमाचल के चुनावी मुद्दे अच्छे से समझ गए होंगे, उनकी जो चुनावी समझ है वो और विकसित हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।